अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक सेकंड वीडियो आपके सामने लेके पॉलिटिकल साइंस के जो प्रीवियस ईयर एक पेपर है 2009 में ये स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया था। तो आज का एजेंडा ये है कि आज हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि पॉलिटिकल साइंस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो जेके एसएसबी ने कंडक्ट करवाया है वो आपके सामने लेके आया जाए, तो उसी सिमत में ये एक कोशिश रहेगी। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगे और एटलीस्ट आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है उसकी तरफ एक ये स्टेप हो और आप ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चंस को जिस तरह अप्रोच करें तो ये उस सिमत में एक अच्छा कदम हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा ज़रूर। तो चलें वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो की पहला क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अमेरिकन स्टेट्स OAS वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर मैंने ये नोट किया है, इसमें क्वेश्चंस हैं खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे खासकर ऑर्गेनाइजेशंस की आप लिस्ट बनाएं और कौन सी डेट को फॉर्मेशन हुई थी और उस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। और डेट्स बहुत यहाँ पे पूछी जा रही हैं इसलिए। तो 30 अप्रैल 1948 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, ताकि अमेरिकन स्टेट्स विद इन जो अमेरिकन स्टेट्स हैं उनके अंदर किस तरीके से तालमेल बढ़ाया जाए। तो ये हमारा ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेटो वाज अटेंडेड बाय। कितने नेशंस थे जिन्होंने नेटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो थी इसमें कितने जो नेशंस थे इन्होंने इसको अटेंड किया था। तो इसमें 12 नेशंस थे जिन्होंने नेटो की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो थी उसे अटेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 3, द वार्सा पैक्ट पे क्वेश्चन, द वार्सा पैक्ट वाज एस्टेब्लिश्ड टू सेट अप अ सिस्टम ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर। वार्सा पैक्ट जो एस्टेब्लिश किया गया था वो किसकी कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, ईस्ट की तरफ जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो USSR के साथ में लगते थे और USSR की आइडियोलॉजी का उस पर असर था, तो ये यहाँ पे वार्सा पैक्ट साइन हुआ था। तो इस पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोल्ड वार पे क्वेश्चन है, द टर्म कोल्ड वार वाज कॉइन्ड बाय हुम। किस पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इस टर्म को कॉइन किया था, यानी कि ये टर्म किसने दी थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। बर्नार्ड बारुख एक फाइनेंसर थे जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। तो ये आप नाम बर्नार्ड बारुख का नाम याद रख सकते हैं। कोल्ड वार जो थी, कोल्ड वार टर्म इन्होंने कॉइन की थी। चलते हैं जी, सॉरी फॉर दैट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जी। तो ये एक डॉक्ट्रिन पे क्वेश्चन है, द ट्रूमान डॉक्ट्रिन वाज प्रपोजल टू सेंड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड टू। तो आपको यहाँ पे पेयर्स में कंट्री दिए गए हैं, इटली एंड जापान, इटली एंड ग्रीस, जापान एंड जर्मनी, ग्रीस एंड टर्की। तो इसका आंसर बनता है 1947 में ग्रीस और टर्की को मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड देने की बात की थी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में। तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन 1963 बोथ द USSR एंड USA वर क्लोजली लिंक्ड बाय। 1963 में USSR और USA क्लोजली लिंक्ड जो थे वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की वजह से लिंक्ड थे, क्योंकि इसमें USSR को किसी भी तरीके के जो न्यूक्लियर टेस्ट था उससे वो करने से गुरेज यानी कि बचना था। और ये पोस्ट जो क्यूबन
मिसाइल क्राइसिस के बाद की बात है। द टर्म डिटेंटे इज़ यूज्ड फॉर, तो डिटेंटे एक टर्म है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में इस्तेमाल होती है। तो इसका आंसर जो बनेगा, ये एक फ्रेंच टर्म है और अ प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू पावर कैंप्स, ताकि एग्रेशन की तरफ जो मामलात हैं वो ना बढ़ें, और डिटेंटे इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है। द प्रोसेस ऑफ डिटेंटे वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, कौन से ऐसे दो बंदे थे यूएसएसआर और यूएसए के, जिनके टाइम पीरियड में डिटेंटे एज अ प्रोसेस इसका आगाज़ हुआ था, शुरुआत हुई थी। तो ये नाम मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है। इसका आंसर ए है, खुर्शचेव एंड कैनेडी। तो कैनेडी जो थे, इनको डैलस में कत्ल कर दिया जाता है, और ये 1963 से 1965 आई थिंक इनका टाइम पीरियड है। तो उसके बाद इनका कत्ल कर दिया जाता है, और इनके टाइम पीरियड के अंदर, और जो खुर्शचेव हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी के वहाँ पे सेक्रेटरी थे। तो इनके टाइम पीरियड में, इन दो बंदों के टाइम पीरियड में डिटेंटे यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान एक प्रोसेस शुरू होती है, ताकि अग्रेशन की तरफ ना हो, मामलात ना बढ़ें और नॉर्मलाइज ही रहें मामले। तो 8 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, 12 मज़ीद क्वेश्चंस हैं। आई होप आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ डिटेंटे। तो कौन सा ऐसा इवेंट था इनमें से जिसकी वजह से डिटेंटे की प्रोसेस जो थी वो आगे बढ़ी थी, और कौन सा ज़रूरी इवेंट था इसमें। तो द न्यूक्लियर बैन टेस्ट ट्रीटी, द ट्रीटी ऑन द लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, इंटीरियर एग्रीमेंट ऑन द स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन, सॉरी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मैंने ऑलरेडी ये मार्क कर दिया था यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, क्योंकि ये इन सारी इवेंट्स की वजह से ये ज़रूरी इवेंट्स थे डिटेंटे के प्रोसेस में। तो इसका आंसर डी बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लेड टू द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू कोल्ड वार। तो कोल्ड वार पीरियड के बाद एक न्यू कोल्ड वार शुरू होता है। तो कौन सा इवेंट है इन 4 इवेंट्स में से। तो वियतनाम वार, साल्ट टू सोवियत इंटरवेंशन इन अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश क्राइसिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब यूएसएसआर का डायरेक्टली इंटरवेंशन होता है अफ़गानिस्तान में, तो उसके बाद क्योंकि अफ़गानिस्तान एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, अगर यूएसएसआर को अफ़गानिस्तान मिल जाता है, इट मीन्स उसको जो पोर्ट सिटीज़ हैं, क्योंकि यूएसएसआर का जो एरिया था वो जम जाता था सर्दियों में, इसलिए अफ़गानिस्तान को, अगर वो बेसिकली पोर्ट्स के लिए ये पूरी जियो स्ट्रेटेजिक जंग चल रही थी। ऑफ कोर्स आइडियोलॉजिकल चीज़ें भी थी, लेकिन न्यू कोल्ड वार जो था वो आइडियोलॉजी से ज़्यादा था, आइडियोलॉजी से बढ़ के कोई चीज़ थी। तो इसलिए सोवियत इंटरवेंशन इन अफ़गानिस्तान की वजह से न्यू कोल्ड वार पीरियड शुरू होता है, और इसका इख्तिताम ऐसा होता है, एंड इसका ये होता है कि यूएसएसआर जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, और उसके बाद एक दोबारा से यूएसए का पूरी दुनिया पे एक बड़ा पावर, सबसे बड़ी पावर यूएसए सामने आती है। द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर डिपेंड्स ऑन द फैक्ट ऑफ, बैलेंस ऑफ पावर किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इक्विलिब्रियम इसका आंसर होगा बी, ताकि जो पावर है वो बैलेंस किया जाए। तो इसका आंसर बी बनेगा। The old concept balance of power has been replaced by a new one known as। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने कोशिश की है कि इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की, लेकिन मुझे इसमें बहुत सारा आंसर, बहुत करीब वाला जो आंसर है शायद वो नॉन अलाइनमेंट हो सकता है। आप कमेंट में बता सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। और आप भी थोड़ी ज़हमत करें और कमेंट में बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सॉरी, आज मेरा थोड़ा
गला ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट मॉडल ऑफ द मॉर्टन ए कैप्लन फॉर द ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट मॉडल्स, 6 मॉडल्स दिए थे मॉर्टन ए कैप्लन ने, छः मॉडल्स दिए थे, और इनमें से ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। क्लासिकल मॉडल, लूज बाइपोलर मॉडल, बैलेंस ऑफ पावर मॉडल, यूनिट वीटो मॉडल। तो ये उन 6 मॉडल्स में से क्लासिकल मॉडल कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन याद रखनी चाहिए, कुछ ऐसे जो थ्योरिस्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, और जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर मॉडल्स देते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम इन्हें याद रखें। अ मॉडल इन विच नेशन स्टेट्स अबाइड by the legal and moral restrictions voluntarily is 14th का नियरेस्ट जो आंसर है। इसमें भी मुझे डाउट है, आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, इससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल जो है कि हम कलेक्टिवली सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, तो ये इसका आंसर बन सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी मॉडल पे क्वेश्चन है, ये भी मॉडल पे क्वेश्चन है, और कोल्ड वॉर पीरियड पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। Which of the covenant of the League of Nations expresses its concern with the collective security system? तो collective security system लीग ऑफ नेशंस में जो आर्टिकल 11 है वो डील करता है। तो आपको ये याद रखना है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की जब बात आती है तो आर्टिकल 11 आपके माइंड में आता है। कहते हैं ना 1 और 1 11, तो इसी तरीके से ये कलेक्टिव सिक्योरिटी आपको याद आनी चाहिए। द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन कौन से ईयर में पास हुआ था? तो इसका आंसर बी है, 1950 में ये जो यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन था इसको पास किया गया था। और थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस और रह चुके हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। सॉरी, मेरे स्क्रीन मुझे आज थोड़ी सी परेशान कर रही है और उसकी वजह से आपको भी आई थिंक परेशानी हो रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 17, इन विच क्राइसिस जनरल असेंबली टुक प्लेस यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। तो इन विच क्राइसिस जनरल असेंबली टुक एक्शन अंडर द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। तो जो कोरियन वॉर था, इसमें कोरिया को एक एग्रेसर के तौर पे बताया गया था, और कोरिया को एज एग्रेसर बताया गया था, और ये बहुत बड़ी एक किस्म की जनरल असेंबली की पॉलिटिकल एज अ विनर, यानी कि एक बहुत बड़ी जीत बताई जाती है। और सॉरी, इसका आंसर कोरियन वॉर 1950 नहीं होगा। इन विच क्राइसिस जनरल असेंबली टुक एक्शन अंडर द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। तो इसका आंसर स्विस क्राइसिस ऑफ 1956 होगा, जब 3 पावर्स ब्रिटिश, फ्रेंच और इज़राइल ने 1956 में इजिप्ट को इन्वेड किया था। तो स्विस क्राइसिस के इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसी के रिलेटेड, इन विच क्राइसिस द सिक्योरिटी काउंसिल वाज एबल टू टेक कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट अग्रेसर। तो इसका जो आंसर है वो कोरियन वॉर ऑफ 1950 था, जिसमें कोरिया को एज अग्रेसर बताया गया था, और इस वजह से इसका जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल से, वो जनरल असेंबली से क्वेश्चन रिलेटेड है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इनकी फंक्शनिंग कितनी ज़रूरी हो जाती है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से पावर्स जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल ने पास्ट में यूज़ किए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये मैं आप पे कम्प्लीटली छोड़ूंगा इस क्वेश्चन को, ताकि पता चले आप भी इसको सर्च करके कमेंट्स में लिखते हैं या नहीं, अदरवाइज़ मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा इसके बाद। मुझे पता भी तो चले कि
स्टूडेंट्स देख रहे हैं और इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 तक यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो प्रोडक्टिव है। A formula about the compatibility between regional and the global organizations was evolved at। तो ये जी 4 कॉन्फ्रेंसेस हैं, आप में से आपने इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 19 का, ये आपके लिए टास्क है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत सारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस में लाफ्टा, साफ्टा, नाफ्टा ये तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन OAFI नाम की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और आज का सेशन यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, इख्तिताम करते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं लेके आपके सामने हाजिर हूँगा। एंड एक डिस्क्लाइमर ये है कि क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक सम वीडियोज़, आई एम ट्राइंग टू बी ए फैसिलिटेटर कि जो एटलीस्ट आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेके आऊँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आप इनको एनालाइज़ कीजिए और देखिए कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। एंड बेस्ट विशेज़। और नेक्स्ट वीडियो आपको इस वीडियो के बेसिस पे कैसा मुझे रिस्पॉन्स मिलता है मैं लेके आपके सामने हाजिर हूँगा। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम ahead।